तो आज की क्लास का टॉपिक लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियाँ। हमने इसके बारे में बताया था आपको, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, उसके पदाधिकारी बताए थे और एक जनरल इंट्रोडक्शन हम सरकार का भी दिया था। उसी की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ये। तो आज मैंने कहा था पहले भी कि भाई हम शक्तियाँ बता देंगे। तो हमने सोचा कि राज्यसभा की और लोकसभा की शक्तियाँ एक जगह ज्वाइंट करके हम पढ़ें। तो वैसे ही आज मैं समझाऊंगा कि भी एक जगह जोड़कर इनकी शक्तियों को देखेंगे, ताकि हमें तुलना करने में मतलब आसानी होगी और हम देख पाएंगे कि दोनों सदनों की किस तरह से व्यवस्था है। देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या है पहले वही देख लेते हैं। देखिए, हम किस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें हम इस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं कि हमारे पास हम देखेंगे कि जो लोकसभा है, यानी कि लोकसभा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लोकसभा लिख लो। तो कुछ शक्तियाँ हम ऐसी देखेंगे जिसमें लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा से ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जिसमें राज्यसभा की शक्तियाँ जो हैं लोकसभा से ज़्यादा है, या फिर ज़्यादा पावर इनको दी गई है। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा जहाँ बराबर हो जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट पर हम करेंगे। कुछ पॉइंट हम ऐसे देखेंगे जिसमें राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति है, कुछ देखेंगे लोकसभा को ज़्यादा शक्ति है, और कुछ पॉइंट हम ऐसे देख लेंगे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार है, बराबर शक्तियाँ हैं। तो देखो, पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ हैं तुलनात्मक रूप से राज्यसभा के। देखो, पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं मैं। देखिए, संसद का मतलब क्या है। संसद का मतलब 3 चीज़ों से है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा कह दो, और एक राज्यसभा। इन चीज़ों से मिलकर बनती है संसद। अब ध्यान रखना, जो भी कोई कानून बनेगा इन तीनों से ही मिलकर बनेगा, ठीक है। तो इसमें 1-2 एक्ट का नाम, यानी कि कानून का नाम, विधेयक का नाम आने वाला है, तो वो हम देखेंगे। तो इस तरह से, और एक बेसिक चीज़ आप समझिए, जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो हम जानते हैं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 245 के बारे में हमने पढ़ा। इसमें मान ली 545 सीटें हैं। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ एक जनरल चीज़ समझिए, कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ इसमें तो 545 सदस्य हैं, तो ये डोमिनेट कर रहा है यहाँ। तो इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, यानी कि अब जहाँ भी कहीं संख्या बल की बात आएगी तो संख्या बल तो इनका ज़्यादा है, तो इनको फ़ायदा रह जाएगा। तो अब सीधी सी बात हमको ये ऐसे सोच सकते हैं कि भी जहाँ जहाँ संख्या की बात आएगी तो वहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा अधिकार हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या इससे ज़्यादा है, ठीक है। नहीं, लगभग 2 गुनी से भी इसकी संख्या ज़्यादा है, तो इनको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी शक्तियाँ जो है अधिकांशतः ज़्यादा ही होंगी तुलनात्मक रूप से राज्यसभा के। देखिए, ऐसे पॉइंट देखते हैं जहां पर लोकसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं राज्यसभा से। देखो, जहां पर क्या है कि लोकसभा ज़्यादा है शक्तियां राज्यसभा से, जब हम इस तरह का निशान लगा देते हैं ना ये, तो जिधर को इसका मुंह खुला रहता है वो चीज़ें बड़ी होती हैं, उस तरफ ये इंगित करता है कि ये बड़ा है इससे। तो देखो, पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है। इसका नाम पहले भी आया था। देखिए, धन विधेयक वे होते हैं जिनका जिक्र 110 में किया गया है, आर्टिकल नंबर 110 में। विधेयक पर अलग से हम लेक्चर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको उसमें। तो आप फिलहाल देखिए कि धन विधेयक के मामले में किस तरह से शक्ति जाती है। विधेयक क्या होता है? विधेयक क्या होता है, जब हम देखते हैं कि हमारे पास राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो तीनों से गुजरेगा कोई प्रस्ताव, तो तब जाके कानून बनेगा। तो जिस समय कोई प्रस्ताव जो है लोकसभा और राज्यसभा में होता है प्रक्रिया के दौरान, तो उस समय जो है वो विधेयक कहलाता है। लेकिन जैसे ही उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो बन जाता है कानून। तो कानून से पहले की जो अवस्था है किसी भी प्रस्ताव की, वो कहलाती है विधेयक, ठीक है। जैसे आप सुन रहे होंगे कृषि विधेयक थे, पास हो गए तो कानून बन गए, तो कृषि कानून कहलाए। तो इस तरह से, तो ये धन विधेयक के मामले में शक्ति कैसे ज़्यादा है। देखिए, हमारे पास क्या है कि धन विधेयक में क्या होता है, राज्यसभा के लोकसभा को शक्ति इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक का संबंध होता है जो हमारे पास वैसे 110 में जो जिक्र किया गया है उसके अनुसार जो है धन विधेयक बोलते हैं हम इसको। जैसे कि आकस्मिक निधि है और हमारी संचित निधि उससे रिलेटेड, या किसी टैक्स को लगाना है उससे रिलेटेड जो विधेयक होते हैं तो वो धन विधेयक होते हैं। वैसे विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, इसमें साधारण विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, और एक हमारे पास संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। और एक तरह से साधारण, धन और वित्त और संविधान संशोधन, ये 4 विधेयक होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं, तो इसलिए लोकसभा की शक्ति ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हमारे पास जो है ये विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है इसको, राज्यसभा में नहीं, तो इसलिए लोकसभा की शक्ति ज़्यादा होगी। और इसमें राज्यसभा की शक्ति बहुत नाम मात्र की है, ना ही समझ लीजिए उसको, क्योंकि जब ये विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो इसको राज्यसभा भेजा जाता है और राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने इसको नहीं लौटाया तो ये विधेयक जो है पास माना लिया जाता है दोनों सदनों से। और अगर वो 14 दिन के अंदर कोई संशोधन इसमें कहती है कि भी संशोधन कर दीजिए आप, किसी संशोधन की अनुशंसा करती है, तो वो लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो माने या ना माने। इसलिए ये जो है इसकी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ इसी के अंडर में हैं, लेकर धन विधेयक को। तो इसमें जो है राज्यसभा की शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट होता है संयुक्त बैठक को लेके। हम एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक एक पॉइंट को हल्का हल्का एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम जब कभी समझाएंगे संयुक्त बैठक भी समझाएंगे, सारे विधेयक भी समझाएंगे। सारी चीज़ों को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगी, तो थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। देखिए, संयुक्त बैठक का मतलब है जब दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो गया तो राष्ट्रपति क्या करता है कि भी इस समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक को बुलाता है। तो संयुक्त बैठक को बुलाता है तो संयुक्त बैठक में क्या होता है, जैसे मान लो संयुक्त बैठक बुला ली, सारे संयुक्त बैठक का मतलब है कि दोनों सदनों के सदस्य उसमें बैठते हैं। तो आप इससे देखिए, उस संयुक्त बैठक में किसी भी प्रस्ताव को लेकर जब मतलब समाधान होता है तो उनका बहुमत चाहिए होता है, संयुक्त बैठक का बहुमत। यानी कि भाई, और बहुमत का मतलब है, आप जानते हैं कि इसमें लोकसभा के सदस्य भी होंगे और राज्यसभा के सदस्य भी होंगे। हम जानते हैं कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर जो है लोकसभा की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, तो इस बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो लोकसभा की शक्ति ज़्यादा हो गई। और इस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत से लिया जाएगा, और हम जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर लोकसभा की शक्ति ज़्यादा होगी तुलनात्मक रूप से राज्यसभा के। ठीक है, तो ये होगी। और तीसरा भी पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि मान लो कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका का मतलब वहाँ फिलहाल यहाँ पर सरकार का जो पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन वाला, हमने समझाया था आपको, जो कानून वगैरह बनाता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है यही पार्ट रखता है। देखिए, कार्यपालिका का नियंत्रण का मतलब है यहाँ पर कि हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई जो है इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में भी यही व्यवस्था है। वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन है लोकसभा की तरह, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है राज्यसभा की तरह। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारी जो सरकार है वो लोकसभा से निकलती है, यानी कि लोकसभा पर निर्भर करती है। यानी कि जितने भी मंत्री होंगे वो मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं, और उनका जो चीफ होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो और ये जो मंत्री हैं ये लोकसभा के सदस्य भी हैं, कुछ मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन राज्यसभा, लोकसभा को इसमें ये शक्ति है कि अगर लोकसभा में मतलब लोकसभा चाहे तो सरकार को ख़त्म कर सकती है, अगर जो उसमें सरकार का बहुमत नहीं है। तो इसलिए जो है लोकसभा पे ही निर्भर करती है सरकार, और अगर लोकसभा ही नहीं है तो सरकार बिल्कुल नहीं है, सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भी लोकसभा की शक्ति जो है ज़्यादा हो गई है, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, और एक पॉइंट ये हो सकता है चौथा कि भी अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। इसका मतलब होता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के लोग होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है सत्ता पक्ष के खिलाफ।
इसका मतलब है कि अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है भारत की सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद, और जैसे ही ये प्रस्ताव अगर पास हो गया सरकार के खिलाफ तो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए भी लोकसभा का इंपॉर्टेंस जो है राज्यसभा से ज़्यादा हो जाता। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि भी लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज़्यादा होती है इन बिंदुओं पर। ठीक है, तो समझिए इनको। देखिए अब हम वो पॉइंट देखेंगे जिसमें जो है राज्यसभा की शक्ति ज़्यादा होती है लोकसभा की तुलना में। देखिए एक आर्टिकल है हमारे पास 249, एक आर्टिकल है हमारे पास 249। ठीक है, देखिए 249 में कहा गया है कि 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने मतलब राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की जो संख्या है उनसे और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर देती है। देखिए कैसा प्रस्ताव पास करेगी, 2/3 सदस्यों का मतलब है कि मान लीजिए 150 लोगों ने दिया वोट और 150 उपस्थित हैं और मान लीजिए 150 ने ही वोट दे दिया, तो इसका मतलब है कि 2/3 यानी कि ये हमारे पास हो गया 100। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित हैं और 150 ने ही जो है मतदान कर दिया, तो 100 सदस्यों ने किसी पक्ष में मतदान किया है तो वो प्रस्ताव जो है पास माना जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रस्ताव के जरिए राज्यसभा क्या करेगी, किसी राज्य सूची के विषय को, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची का मतलब है कि राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है, संघ सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार यानी कि केंद्र की विधायिका उस पर कानून बना सकती है, और संवर्ती का सूची का मतलब है कि राज्य सरकार भी बना सकती है कानून और केंद्र सरकार भी बना सकती है। और अगर कोई विवाद आता है तो संघ सरकार यानी कि जो संघ की विधायिका है उसको उसका निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा, उसका कानून लागू होगा। देखिए राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का घोषित कर सकती है ये। 249 में कहा गया है कि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का घोषित कर सकती है, और जैसे ही कोई विषय संघ सूची का घोषित हो गया तो संसद को शक्ति मिल गई इस विषय पर कानून बनाने की। ठीक है, तो एक ये अधिकार इसको अलग है जो लोकसभा को नहीं है। और एक आर्टिकल है 312। देखिए 312 में कहा गया है कि इसी बहुमत से राज्यसभा क्या करेगी, कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है और ये कह सकती है कि किसी भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस घोषित वो कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ अभी ऑल इंडिया सर्विस जो है वो IAS है, और एक हमारे पास IPS भी ऑल इंडिया सर्विस है, और एक IFOS फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, ये इंडिया की सर्विस का हाईएस्ट पोस्ट होती हैं ये। तो इसमें क्या करेगी, ये फिलहाल है। और अगर राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से वो क्या करेगी कि किसी भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस घोषित करा सकती है। तो ये अधिकार भी इसको दिया गया है 312 के तहत। तो 2 अधिकार जो है राज्यसभा को हैं जो लोकसभा को नहीं है, तो इनमें ये डोमिनेट करती है। देखो अब हम वो नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे जिसमें राज्यसभा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बराबर का अधिकार रखती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें दोनों को इक्वल का अधिकार है। जैसे पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में क्या है कि हमारे पास एक होता है साधारण विधेयक। मैंने आपको बताया कि विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो देखो साधारण विधेयक में क्या है, देखिए साधारण विधेयक वे होते हैं जो, साधारण विधेयक की वैसे कोई क्लियर डेफिनेशन तो है नहीं, उसमें कहा गया है कि साधारण विधेयक वे हैं जो तीनों विधेयक से अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कृषि कानून थे, अभी इन पर विवाद भी चल रहा है, तो ये भी साधारण विधेयक थे। ट्रिपल तलाक ये साधारण विधेयक है। तो इनमें जो है दोनों सदनों को इक्वल शक्ति है, बराबर शक्ति दी गई है साधारण विधेयक में, कि जो विधेयक लोकसभा से भी पास हो सकता है, राज्यसभा से भी पास हो सकता है। इसको या तो तुम लोकसभा में भी पेश कर सकते हो, राज्यसभा में भी। ठीक है, और ये दोनों को मतलब दोनों से ही पास कराना होगा,
कि भी दोनों, पहले को एक सदन पास कर देगा, दूसरा सदन पास करेगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास ये जाएगा, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे तो ये कानून बन जाएगा। तो इस अगर जो जितने भी विधेयक, साधारण विधेयक हैं, तो उन पर जो है राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ बराबर होंगी, ये ध्यान रखिए। नंबर 2, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडमेंट बिल। अगर ये विधेयक है, देखिए इनकी चर्चा 368 में की गई है, एक आर्टिकल है हमारे पास, क्योंकि जो इस यानी कि संविधान संशोधन विधेयक वे होंगे जो इस आर्टिकल के तहत बताई गई प्रोसेस के अनुसार पारित किए जाएंगे। तो संविधान संशोधन का सीधा सा मतलब आप समझिए, अगर संविधान में लिखी कि इस चीज़ को हमें मॉडिफाई करना है या फिर उसमें कुछ लिखना है या वर्तमान समय के अनुसार वो अनुच्छेद या फिर वो कही गई बात जो है सूट नहीं कर रही है, तो उसको बदलना पड़ता है। अगर उसको बदलेंगे तो उसे संविधान संशोधन एक कानून के तहत हमको बदला जाएगा, और जब वो विधेयक पेश किया जाएगा तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों को उसमें बराबर शक्ति होगी। तो इसलिए जो है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी हम कह सकते हैं कि बराबर शक्ति है। एक तीसरा पॉइंट और देख लीजिए, तीसरे पॉइंट का में हम कह सकते हैं, देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें भी लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, इसलिए बराबर शक्ति होगी। वैसे आप कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो वो फायदे में रह जाएगी, लेकिन एक प्रोसेस के तहत इनको बराबर शक्ति है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति, अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखें तो उपराष्ट्रपति के में भी इनके सारे सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य, तो उसमें भी बराबर शक्ति है। और एक दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, अगर इनको हटाना हो, रिमूवल देना हो, तो उसमें भी इनको बराबर शक्ति है कि भी इनको हटाने की प्रक्रिया चलेगी तो राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को, तो राज्यसभा को और उसको लोकसभा को बराबर शक्ति होगी। अब एक आपातकाल के बारे में भी आप देख सकते हो, आपातकाल की व्याख्या 352 में भी है, और एक जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो 356 में भी उसकी व्याख्या है आर्टिकल में, तो आप उसके तहत देख सकते हो। देखिए आपातकाल को अगर बढ़ाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही परमिशन की जरूरत होगी ये। और अगर जैसे किसी राज्य में हमने राष्ट्रपति शासन लगा रखा है और राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया और अगर वहाँ की विधानसभा को भंग करना है तो उसके लिए जो है परमिशन लेनी होगी हमको, राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। तो इसलिए कुछ इन कंडीशनों में जो है राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ बराबर हो जाती हैं, ना कि एक सदन की शक्ति ज़्यादा होती है। तो ये एक हल्का हल्का आइडिया आपको लग गया होगा कि भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ किस तरह से बराबर होती है, किन मामलों में ज़्यादा होती हैं और किन मामलों में कम होती हैं। तो ठीक है, कोशिश कीजिए समझने की, और नेक्स्ट क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे, जो भी टॉपिक होगा आपको मिल जाएगा। हम सोच रहे हैं कि इससे रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए जिसमें विधेयकों का जिक्र हो। तो ठीक है, समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।